हाय गाइस, दिस इज नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय नारायण गुजर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5, जो कि आपके आने वाले एनटीए नेट जून 2020 के साथ साथ डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी इकोनॉमिक्स के होने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ ही ये वीडियोस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट व अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम में अर्थशास्त्र विषय के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोस और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5। आज का पहला सवाल है, जब फर्म का टीआर कुल लागत टीसी से अधिक होता है तो फर्म को प्राप्त होता है असामान्य लाभ, हानि, न लाभ न हानि, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, आपसे यहां पूछा गया है कुल आगम यानी कि टीआर और कुल लागत टीसी। यहां सीधा सा लॉजिक है कि कुल आगम टीआर जो है वो कुल लागत से बड़ा है। यानी कि सीधा सा लॉजिक समझ लें कि अगर आपकी लागत 80 रुपए है और आप उसे बेच 100 रुपए में रहे हो, क्योंकि जिस कीमत पर आपने वस्तु को बेचा है आपको जितना पैसा मिला है वो आपका कुल आगम है। सीधा सा लॉजिक है, यहां जो आपको प्रॉफिट मिला है वो है +20। जब लाभ प्लस में हो अर्थात जब आगम लागत से बड़ा हो तो ऐसे लाभ को बोलते हैं असामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगला सवाल, संतुलन बिंदु होता है MR = MC, TR = TC, MR greater than MC, MR smaller than MC। अब यहां देखिए, संतुलन बिंदु ज्ञात करने के लिए जो मेथड हमारे पास है, एक ये आपका MR कर्व और ये आपका MC कर्व, मार्जिनल कॉस्ट। संतुलन की शर्त, पहली शर्त ये होती है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू और आपका मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MR = MC। दूसरी शर्त ये होती है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करे। इस पॉइंट पर ये ऊपर से कट कर रहा है, अर्थात ये बिंदु संतुलन बिंदु नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पर जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो नीचे से कट कर रहा है, अर्थात इस पॉइंट को हम बोलेंगे संतुलन का बिंदु। तो संतुलन की दो शर्त होती है, MR MC के बराबर हो और MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटते हुए ऊपर जाए। इस अकॉर्डिंग हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MR = MC, संतुलन बिंदु यहां होगा। अगला सवाल, फर्म को हानि होती है, यहां हानि पूछा गया है। अभी जो पहला सवाल हमने देखा था फर्स्ट, वहां ये था कि टीआर अगर टीसी से बड़ा होगा तो असामान्य लाभ हमने पढ़ा था। आपके ऑप्शन यहां दे रखे हैं MR = MC, TR greater than TC, TR smaller than TC और TR = TC। देखिए, अगर आगम और लागत बराबर हो जाएगी तो लाभ क्या होगा? 0। उसे बोलते हैं न लाभ न हानि। क्लियर? अगर TR TC से बड़ा होगा तो इसे बोलते हैं लाभ यानी कि प्रॉफिट। MR = MC प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट नहीं होता है, लाभ हानि निकालने के लिए आपको कुल आगम और कुल लागत का ही इस्तेमाल करना है। इसका मतलब मान लीजिए कि आपकी आगम तो है कम और लागत है ज्यादा, यानी कि आपकी जो आगम है वो 100 रुपए है और लागत है 120 रुपए, यानी कि आप 120 की चीज को 100 में बेच रहे हो तो 20 रुपए का यहाँ हानि है। इट मीन्स टोटल रेवेन्यू स्मॉलर देन टोटल कॉस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया था MR MC अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रथम शर्त ये होती है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। प्रथम शर्त के अकॉर्डिंग MR MC के बराबर होना चाहिए, बड़ा छोटा बराबर नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। MR = MC इज द राइट आंसर। अगला सवाल, फर्म उत्पादन मात्रा निर्धारित करती है जहां, अब आपके ऑप्शन है MR = MC, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है, MR MC के बराबर नहीं होता है, MR MC से बड़ा होता है, MR MC से छोटा होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संतुलन निकालने के लिए जो MR MC कंडीशन है वो ये बोलती है कि ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। पहली शर्त ये कि MR MC के बराबर हो, जो कि दो जगह हो रही है, और दूसरी शर्त ये कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, जो कि यहां पूरा होगा, और एक उत्पादक अपना उत्पादन यहां करेगा, अर्थात फर्म उत्पादन मात्रा निर्धारित करती है, वहां ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, MR
इक्वल टू MC और MC वक्र MR को नीचे से काटता हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये राष्ट्रीय आय के क्वेश्चन हैं और राष्ट्रीय आय का पहला सवाल है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ज्ञात किया जाता है। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहां ऑप्शन देखें, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस ब्याज, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस लाभ, सकल अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकलता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं, इसी का नाम है। यहां ब्याज और लाभ से कैलकुलेशन नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बस कंफ्यूज हम होते हैं कि प्लस होगा या माइनस। तो हमेशा ध्यान रखें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, प्लस कभी भी नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आय के चक्रीय प्रवाह के विचार का प्रतिपादन किसने किया? फ्रैंकाइज क्विज़ने, कार्ल मार्क्स, साइमन कुर्नेस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहां आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, फ्रैंकाइज क्विज़ने। इनके बारे में आपको बात बता दूं कि आय के चक्रीय प्रवाह का विचार पहली बार जो प्रतिपादन दिया था वो ये फ्रांस के प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री। तो ये जो फ्रैंकाइज क्विज़ने हैं कृषि अर्थशास्त्री थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इन्होंने ही आय के चक्रीय प्रवाह का विचार दिया था और इन्होंने यह विचार दिया था 1758 में, 1758 में यह विचार इन्होंने दिया था। क्लियर? आगे, सकल निवेश में से क्या घटाने पर निवल निवेश प्राप्त होता है? देखिए पहला सवाल मैंने आपको ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का बताया था। एक फॉर्मूला याद रख लें, NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी, अर्थात अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता से निकलेगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब आ गया है दूसरा सवाल। देखिए सकल यानी कि ग्रॉस, निवल यानी कि शुद्ध। निवल बोले, शुद्ध बोले, इंग्लिश में बोलते हैं नेट। टॉपिक कोई सा भी पूछो, चाहे सकल घरेलू उत्पाद पूछे या शुद्ध घरेलू उत्पाद पूछे, यहां आपको डिफरेंस देखना है सकल और शुद्ध में क्या डिफरेंस होता है। सकल और शुद्ध में एक ही डिफरेंस होता है, मूल्यह्रास, दैट इज डेप्रिसिएशन। सकल के अंतर्गत मूल्यह्रास जुड़ा हुआ होता है जबकि शुद्ध के अंतर्गत मूल्यह्रास जुड़ा हुआ नहीं होता है। अर्थात अगर मुझे ग्रॉस दे रखा है और मुझे बोले कि नेट कैलकुलेट करो, तो नेट और ग्रॉस में किस बात का डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है और नेट में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ नहीं होता है। अर्थात कि ग्रॉस से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? नेट। और ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सकल निवेश में से क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? निवल निवेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, डेप्रिसिएशन। अगला सवाल, उपभोग वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। देखिए यहां उपभोग वस्तुएं पूछी गई है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। सब्जियां उपभोग वस्तुएं हैं, कपड़े उपभोग वस्तुएं हैं, ब्रेड उपभोग वस्तुएं। यहां पूछा नहीं है सिंचाई के लिए पंप सेट। सिंचाई के लिए जो पंप सेट है वो किसान इस्तेमाल करता है उत्पादन प्रक्रिया में। तो उत्पादन प्रक्रिया में जो लंबे समय तक काम आने वाली वस्तुएं होती है उन्हें कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। तो ये जो सिंचाई के लिए पंप सेट है ये पूंजीगत वस्तुएं हैं, कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी सालों तक काम आएगी। इसका मतलब नहीं है ऑप्शन नंबर D। अब आपसे पूछा है कि पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण नहीं है। पूंजीगत वस्तुएं, अभी बताया था कि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उत्पादन प्रक्रिया में सालों तक काम आती है। मशीनें, भवन, ट्रैक्टर उत्पादन प्रक्रिया में काम आता है, लंबे समय तक काम आता है। बांध व नहरें, बिजली संयंत्र व बिजली के तंत्र, और लास्ट है खाने पीने की चीजें व कपड़े। और आपको अभी पता होगा खाने पीने की चीजें व कपड़े उपभोक्ता वस्तुएं होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय आय का विश्व में सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए राष्ट्रीय आय का पूरे विश्व में सबसे पहले प्रतिपादन किया साइमन कुज़नेट्स ने यह प्रतिपादन किया था 1934। पूरे विश्व में राष्ट्रीय आय का प्रतिपादन किया था साइमन कुज़नेट्स
और इन्होंने ये प्रतिपादन किया था 1934 में। यहां पर दूसरा सवाल होता है कि आजादी से पहले भारत में राष्ट्रीय आय के का अनुमान किन्होंने लगाया था? तो इसका मोस्ट पॉपुलर आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में 1868 में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े अनुमान लगाए थे। तो आजादी से पहले प्रथम राष्ट्रीय आय को अनुमान निकालने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय को भौतिक व अभौतिक वस्तु सेवाओं के शुद्ध उत्पादन का योग किसने कहा? मार्शल, फिशर, साइमन कुजनेट, पिगू। तो देखिए, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे हैं उनका जो योग है वो कहा था प्रोफेसर मार्शल ने। क्लियर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। भौतिक व अभौतिक वस्तुओं के उत्पादन के योग को राष्ट्रीय आय बोला है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? देखिए, हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट फैक्टर पेमेंट से थोड़ा अलग होता है। साधन भुगतान और हस्तांतरण भुगतान में यह अंतर होता है कि आप अपनी साधन सेवाएं देते हैं और बदले में आप कुछ धन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पढ़ा रहा हूं और बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैंने अपनी साधन सेवाएं दी और बदले में मुझे पैसा मिला है। इसे बोलेंगे साधन भुगतान या साधन आय। हस्तांतरण भुगतान वो होता है जिसमें हम कोई सेवाएं नहीं देते हैं, बस हमें मिलता है। इसे बोलते हैं सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन, एक पक्षीय भुगतान। जैसे कि आप को कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है, आपने उसके बदले में कुछ काम नहीं किया है, बस आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो स्कॉलरशिप जो मिली है वो हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है। यहां पूछा है कि हस्तांतरण भुगतान नहीं है। पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार, ये सारी वो चीजें हैं जो बिना कुछ दिए मिलती है, अर्थात ये सब हस्तांतरण भुगतान है। वेतन, बिना काम करे वेतन नहीं मिलेगा, यानी साधन सेवाएं देंगे तो वेतन मिलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हस्तांतरण भुगतान नहीं है, यह साधन भुगतान है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय आय एक वर्ष से संबंधित होती है। राष्ट्रीय आय प्रवाह होती है। इसकी गणना अंतिम वस्तुओं सेवाओं से होती है। अनुत्पादक क्रियाएं शामिल होती है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आय प्रवाह, देखिए स्टॉक और प्रवाह का मतलब ये होता है कि जिसकी गणना किसी निश्चित समय बिंदु पर की जाती है, स्टडीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे स्टॉक बोलते हैं। और जिसकी गणना किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में की जाती है, जैसे एक महीना, एक दिन। तो राष्ट्रीय आय एक महीने की आय, एक दिन की आय, एक साल की आय। तो सीधा सा लॉजिक है कि राष्ट्रीय आय जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, प्रवाह कॉन्सेप्ट है, ये भी सही है। इसकी गणना अंतिम वस्तुओं व सेवाओं से होती है, बिल्कुल सही। ध्यान रखें, उत्पादन क्रियाएं शामिल होती है, अनुत्पादन क्रियाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुत्पादन क्रियाएं शामिल होती है, गलत है। अगला, राष्ट्रीय आय का उपयुक्त माप है जीएनपी, जीडीपी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी। तो देखिए, ये जो एनएनपीएफसी है, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो ये था इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या सजेशन हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल से जुड़ी सभी जानकारी के अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।